हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री ऑल एग्जाम पीवाईक्यू सीरीज। आपका जो पीजी लेवल का सिलेबस है उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक यूनिट है, उसमें यूवी विजिबल, आईआर और आपके एनएमआर है। तो यूवी विजिबल के पीवाईक्यूज हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात कि पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था और आने वाले टाइम में भी बिजी होने वाला हूं, जैसा कि अब एग्ज़ाम सीज़न आ गया है आरपीएससी के। और आपके जो 11 तारीख से तो फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, है ना। ये लंबे चलेंगे कम से कम 10 दिन तक हमारे कॉलेज में। और इसके अलावा 8 तारीख का जो आपका डीएलएड का एग्ज़ाम है ना, वो होने वाला है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाला हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए सॉल्यूशन, जिसमें कम से कम आपको 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और एक पी ब्लॉक, ये इनके पीवाईक्यूज मैं आपके सामने लेकर आने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, देखते हैं कितने कामयाब होते हैं इसमें। आप लोगों को रिवीजन नहीं छोड़ना है, देखिए, है ना। लास्ट तक बने रहिए, जी जान लगा दीजिए। आखिर सफल वही होता है जो अंतिम समय तक, देखिए, अच्छे योद्धा की निशानी होती है वो अंतिम समय तक युद्ध को लड़ता है, उम्मीद नहीं छोड़ता है। ठीक है, आपको भी यही करना है। रिवीजन जब तक, अंतिम क्षणों तक आपको रिवाइज करते रहना है सिलेबस को। और इस बार ये करके दिखाना कि आप में कितना पोटेंशियल है, ये आपको दिखाना है जमाने को कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं केमिस्ट 2021 का। इसमें इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होते हैं उनको एनर्जी के ऑर्डर पे अरेंज करवाया है कि एनर्जी का ऑर्डर बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। तो एनर्जी का ऑर्डर भाई मैंने इस तरह से याद कर रखा है। मैंने सबसे पहले याद कर रखा है CGX। ठीक है, फिर ये एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है CGX, फिर अल्ट्रावायलेट, आईआर, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ये लो, ऑर्डर खत्म। ठीक है, अब आप कहेंगे CGX क्या है? CGX है हमारा कॉस्मिक रेज, गामा रेज और एक्स रेज। ठीक है, अब ये जो ऑर्डर है ये एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि कॉस्मिक रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा है और आपकी रेडियो वेव की एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, अब ये एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का भी डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, एनर्जी के आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा, इसका मतलब लेमडा यानी कि वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। देखिए, लेमडा का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये जो मैंने लिखा है। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, एनर्जी का ऑर्डर बताना है। तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा किसकी है? कॉस्मिक की, उसके बाद गामा और एक्सरे। तो गामा, यहाँ एक्सरे पहले दे दिया, गामा यहाँ दे दिया, ये गलत है। गामा की एनर्जी कम कर दी इन्होंने, ये गामा की एनर्जी यहाँ भी कम कर दी, ये गामा की एनर्जी यहाँ भी कम कर दी। भाई यदि कॉस्मिक नहीं है तो गामा की एनर्जी सबसे ज्यादा है। नंबर 2 ऑप्शन सही है, गामा, फिर एक्सरेज, फिर यूवी और माइक्रोवेव। ठीक है, तो इस तरह से आप ये याद रखिएगा। CGX मैंने कैसे याद कर रखा है? CGX, यूवी और फिर आईआर, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। खत्म, ऑर्डर खत्म। ठीक है, केमिस्ट 2014 और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन, यानी कि जो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो किस पर आधारित है, किस पर बेस्ड है ना। तो भाई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ये एब्जॉर्प्शन लॉ पे बेस्ड है। एब्जॉर्प्शन लॉ कौन से होते हैं? एक तो आपका बियर्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ। तो बियर लैम्बर्ट लॉ पे ये पूरी तरह से डिपेंड करती है, कौन? आपकी जो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो। अब ACF 2018 का क्वेश्चन है, द मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन। ये देखिए, मोलर जो विलोपन गुणांक है वो किस पर निर्भर करता है? उसका मान। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट को मोलर एब्जॉर्प्टिविटी भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं? मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। ठीक है, और अब इसको दिखाते हैं किससे? हैं एप्सिलॉन से दिखाते हैं। ठीक है, अब बेसिकली इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बात बता दूं यहाँ आंसर लेने से पहले, है ना। ये जो कहाँ से आया है? ये भाई बियर लैम्बर्ट लॉ के इक्वेशन से आया। बियर लैम्बर्ट लॉ का इक्वेशन ये आपके सामने है। एब्जॉर्बेंस, है ना, एब्जॉर्बेंस की वैल्यू ये तो होती है I0 डिवाइडेड बाई IT। ठीक है, और एब्जॉर्बेंस इक्वल टू ये भी होता है आपका क्या? एप्सिलॉन C और L, है ना। एप्सिलॉन तो आपका मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है और C यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है, L यहाँ पर लेंथ है ना। लेंथ किसकी? सैंपल लेंथ। ठीक है, और यहाँ पर सैंपल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ठीक है, अब ये देखिए, एब्जॉर्बेंस जो होता है वो तो यूनिट लेस होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है एब्जॉर्बेंस की, क्योंकि रेशो हो गया ना, I0 और IT का रेशियो हो गया। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन है, उनका रेशियो हो गया आपका एब्जॉर्बेंस, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिट लेस है। ठीक है, आपका जो एप्सिलॉन है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी या मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट जिसको बोला गया है यहाँ क्वेश्चन में, ठीक है, उसकी यूनिट क्या है? उसकी यूनिट आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे और इसकी यूनिट ये है, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट कई बार पूछी हुई है ना, ये पूछ सकते हैं। ये इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है, लीटर पर मोल, क्योंकि कंसंट्रेशन देखो यहाँ नीचे आ गया ना, इसलिए मोल पर लीटर को हम रिवर्स कर देंगे तो वो हो गया लीटर पर मोल। ठीक है, और सेंटीमीटर भी नीचे है तो इसको भी रिवर्स कर देंगे तो ये हो गया सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया लीटर पर मोल
पर सेंटीमीटर, है ना, और एब्जॉर्बेंस आपका यूनिटलेस है, इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा यूनिट पे। तो ये यूनिट इसकी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं इसकी, आपके एप्सिलॉन की, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की। कि देखिए ये जो इक्वेशन है A इज इक्वल टू एप्सिलॉन C और L, इसमें C यानी कि कॉन्सेंट्रेशन आप 1 मोल पर लीटर ले लेंगे, और लेंथ आप, सैंपल लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर ले लेंगे, तो A इज इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाएगा, यानी कि आपका एब्जॉर्बेंस ही क्या हो गया, एप्सिलॉन हो गया, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट। इसका मतलब मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट क्या है, वो एब्जॉर्बेंस है जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो और आपका जो सैंपल लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो आपका मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है ना, एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, ये किसको मेजर करता है, यानी कि किसको बताती है इसकी वैल्यू। इट इज ए मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली द लाइट ऑफ एनी वेवलेंथ इज एब्जॉर्ब्ड, यानी कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो लाइट है वो कितनी ज्यादा एब्जॉर्ब हुई है, सब्सटेंस ने उसको कितना स्ट्रांगली एब्जॉर्ब किया है, इसकी वैल्यू से पता चलता है, एप्सिलॉन की वैल्यू से। यदि ज्यादा वैल्यू है एप्सिलॉन की, यानी कि उस पर्टिकुलर वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ है, यानी कि जो आपका कंपाउंड है वो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को ज्यादा पसंद करता है, ठीक है। और देखते हैं इसके बारे में और क्या फैक्ट है। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट, यानी कि मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट, पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट लेंथ, यानी कि ये वो उसको मेजर करता है कि एक सैंपल का जो पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन और पर यूनिट लेंथ ने कितना ज्यादा रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन किया है ना, उसकी वैल्यू इससे पता चलती है, ठीक है। इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा उतनी उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा, है ना, पर्टिकुलर रेडिएशन का या पर्टिकुलर वेवलेंथ का, ठीक है। और देख लेते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये जो आपका मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है ये कांस्टेंट होता है, किसके लिए, फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, यानी कि एक कंपाउंड के लिए, एक सब्सटेंस के लिए ये कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक होती है और कांस्टेंट होता है ये। और डिपेंड किस पे करता है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर और वेवलेंथ, इन तीन पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एप्सिलॉन की वैल्यू नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर, वेवलेंथ, है ना। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे देखो करेगी, ठीक है। टेम्परेचर पे भी करती है और वेवलेंथ पे करती है, वेवलेंथ पे भी करना ही करना है, क्योंकि यूवी स्पेक्ट्रम जो होता है ना आपका, वो बेसिकली ग्राफ होता है किसके बीच में, आपका ये जो एप्सिलॉन है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट, ये इधर होता है, और लेमडा, ठीक है। तो इसके ये देखो जैसे जैसे लेमडा चेंज हो रही है वैसे वैसे मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू भी चेंज हो रही है, देखो यहाँ इंक्रीज हुई, लेमडा बाद में इंक्रीज हुई, तो ये उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, ठीक है। इसका मतलब मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू लेमडा के साथ साथ चेंज हो रही है, और ये जो चेंज हम दिखाते हैं ना, यही तो यूवी स्पेक्ट्रम है आपका, ठीक है। किसी कंपाउंड का यूवी स्पेक्ट्रम यही तो होता है, एप्सिलॉन और लेमडा के बीच में ग्राफ। अब आपको समझ में आया, एप्सिलॉन के बारे में मैंने डेफिनेशन, यूनिट और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता दिए। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, जैसे इन्होंने उठाया कि मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, तो भाई वो सॉल्वेंट की नेचर, टेम्परेचर और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर आएगा आपका वेवलेंथ। ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, क्योंकि जो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला आप ये देखते हैं ना, ये वाला एप्सिलॉन इज इक्वल टू A/CL, इससे ये पता चलता है कि एब्जॉर्बेंस, कॉन्सेंट्रेशन और लेंथ पे डिपेंड करना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ यूनिट निकालने के लिए है, ये इसका फॉर्मूला नहीं है, सुन लो, है ना, ठीक है। तो इसकी जो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिया। अब इसकी वैल्यू के बारे में भी कुछ मैं आपको बता देता हूं। ये जो एप्सिलॉन मैक्सिमम है, यदि उसकी वैल्यू 10,000 से ज्यादा है तो वो ट्रांजिशन आपका अलाउड ट्रांजिशन होता है, यदि 10,000 से कम है तो वो आपका फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन आपका अलाउड ट्रांजिशन है 1,3-ब्यूटाडाइन में, तो उसकी जो लेमडा मैक्स है वो आपकी 217 nm है, और आपकी एप्सिलॉन मैक्सिमम है वो आपकी 21,000 है ना, देखो 10,000 से ज्यादा है, इसका मतलब ये अलाउड ट्रांजिशन है। ये देखो N2 पाई स्टार है, ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है, ठीक है। तो इसके लिए एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू 10 से लेकर के 100 के बीच में होती है, यानी कि ये देखो काफी कम है ना। तो फॉरबिडन ट्रांजिशन के लिए याद रखिएगा, एप्सिलॉन यानी कि मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू 10,000 से कम होती है, अलाउड ट्रांजिशन के लिए 10,000 से ज्यादा होती है। तो इस तरह से सारे जो फैक्टर थे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किसके बारे में, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट के बारे में, वो हमने ले लिए हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जूनियर केमिस्ट 2014 में ये सवाल आया हुआ है। इन्होंने पूछा है द रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम, है ना, 380 से लेकर के 750 तक के जो रीजन है वेवलेंथ का, उसको बोलते क्या है। तो भाई आप जानते हैं 10 nm से लेकर के 200 nm तक का होता है यूवी, और सॉरी फार यूवी रीजन या वैक्यूम यूवी रीजन। कहां से कहां तक, 200 nm से नीचे वाला कोई भी रीजन हो वो होता है आपका वैक्यूम यूवी रीजन, ठीक है।
200 से लेकर के 380 तक का होता है यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और 380 से लेकर के 780 तक का होता है विजिबल रीजन। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये 380 से 750 पूछ रहा है, इसका मतलब ये विजिबल रेडिएशन का रीजन है। आंसर आएगा इसमें 4 विजिबल रीजन आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो आप समझ गए, 200 से नीचे वैक्यूम यूवी, 200 से 380 अल्ट्रावायलेट, और 380 से 780 आपका विजिबल रीजन है। ACF 2011 का क्वेश्चन आया है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन, अच्छा किस पे बेस्ड है भाई, कौन से तरह के ट्रांजिशन होते हैं? तो भाई यूवी स्पेक्ट्रोस्कोप में तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, इसीलिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, ठीक है। और आपका, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। यस, अब आप देखिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो होता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, लेकिन एक चीज यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल आपका पता होना चाहिए। तो 2 सिलेक्शन रूल है यहाँ पर। सिलेक्शन रूल में मतलब 2 पॉइंट है, ठीक है। वो क्या है? एक तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान आपका स्पिन क्वांटम नंबर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर चेंज नहीं होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान, है ना, चेंज नहीं होना चाहिए। वो ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड है। बात समझ में आ गई? यानी कि ग्राउंड स्टेट यदि सिंगलेट स्टेट है, ठीक है, स्पिन स्टेट उसकी सिंगलेट है, तो एक्साइटेड स्टेट जहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा वो भी क्या होगी, सिंगलेट ही होनी चाहिए, है ना, वही ट्रांजिशन अलाउड है। बात को समझो। तो ये सिलेक्शन रूल का ये पहला पॉइंट था कि आपकी स्पिन स्टेट चेंज नहीं होती है, समझ लो। स्पिन स्टेट का मतलब हो गया सिंगलेट टू सिंगलेट और ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड है, बाकी फॉरबिडन है। यदि सिंगलेट टू ट्रिपलेट हो गया तो वो फॉरबिडन है, ठीक है। सिलेक्शन रूल में सेकंड पॉइंट है वो है ऑर्बिटल सिमेट्री मस्ट बी सेम, यानी कि सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल से सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। जैसे सिग्मा टू सिग्मा अलाउड ट्रांजिशन है, पाई टू पाई अलाउड ट्रांजिशन है, लेकिन एन टू पाई ये और एन टू सिग्मा ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है, यानी कि ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है। और सेम सिमेट्री में इलेक्ट्रॉन जा रहा है पाई टू पाई सिग्मा टू सिग्मा, वो आपके अलाउड ट्रांजिशन है। तो आपको समझ में आ गया सिलेक्शन रूल। एक तो स्पिन स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए, सिंगलेट टू सिंगलेट होना चाहिए, स्पिन क्वांटम नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, उसको ये भी बोल सकते हैं। और ऑर्बिटल की सिमेट्री सेम होनी चाहिए, ठीक है। पाई टू पाई और सिग्मा टू सिग्मा होना चाहिए, वो अलाउड है। एन टू पाई अलाउड नहीं है, होता तो है लेकिन अलाउड नहीं है, ठीक है। अब जो ट्रांजिशन फॉरबिडन होता है उसकी इंटेंसिटी हमेशा कम होती है, ध्यान रखना। यदि अलाउड ट्रांजिशन है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, फॉरबिडन ट्रांजिशन की इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ये फॉरबिडन वाला है, कम इंटेंसिटी वाला, ठीक है। यस, अब ये आपका जूनियर केमिस्ट 2014 है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से रिलेटेड ही बात पूछी है। इन्होंने कहा है कि मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इज नेग्लिजिबल, है ना। ये बोला है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के समय नाभिक की गति नगण्य होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है ना वो जितने टाइम में होता है, ठीक है, उतने टाइम में न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पाता, यानी कि इतना फास्ट होता है कि न्यूक्लियस को मूवमेंट करने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इज नेग्लिजिबल ड्यूरिंग द टाइम टेकन बाई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में जो समय लगता है उसमें न्यूक्लियस बेचारा वहीं के वहीं रह जाता है, मूवमेंट नहीं कर पाता। इसको कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं, ये हमारा फ्रैंकोडॉन प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से रिलेटेड 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। फर्स्ट ग्रेड 2011 में ये क्वेश्चन आया है। इन्होंने बोला है द सेल एम्प्लॉयड फॉर अल्ट्रावायलेट रीजन इज मेड ऑफ, भाई या जो आपका स्पेक्ट्रा आप रिकॉर्ड करते हो, स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करने के लिए सैंपल आप जो रखते हो ना, जो एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब जैसी होती है जिसको बोलते हैं सैंपल सेल या रेफरेंस सेल, ठीक है, सेल बोलते हैं उसको, है ना। उसको क्यूवेट भी बोल सकते हैं, जो आपका टेक्निकल टर्म है वो उसको बोलते हैं क्यूवेट, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल की बनी होती है जिसमें आप सैंपल फिल करते हो और फिर जाकर के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे उसको रखते हो, ठीक है ना। तो ये जो सेल है ये किसकी बनी है, ये इन्होंने पूछा है। जब आप यूवी रीजन में रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये सेल किसकी बनी है, तो भाई यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोप में ये जो सेल आप लेते हो रेफरेंस सेल या क्यूवेट, ये क्वार्ट्ज की बनी होती है। सुन लो किसकी बनी होती है, क्वार्ट्ज ग्लास की, ठीक है। मतलब ये जो ग्लास आपका जिसके पानी पीते हैं वो वाले ग्लास का नहीं, क्वार्ट्ज की बनती है। क्वार्ट्ज याद रख लो, है ना, मैं क्वार्ट्ज ग्लास बोलूंगा तो आप कंफ्यूज हो गए अननेसेसरी, क्वार्ट्ज की बनी होती है, ये याद रख लो। केमिस्ट 2015 में भी यही क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया। इन्होंने बोला द क्यूवेट यूज्ड इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज मेड अप ऑफ, आ गया ना, देखो क्यूवेट वर्ड यूज ले लिया, यहाँ पर इन्होंने सेल वर्ड यूज नहीं लिया, ठीक है। तो क्यूवेट किसकी बनती है, अभी तो हमने बात की थी भाई क्वार्ट्ज की बनती है, जिसमें हम लोग सैंपल है वो उसका सोल्यूशन है वो फिल करते हैं और फिर बाद में उसको रखते हैं कहाँ पर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
नैनोमीटर में, ठीक है। अब इन्होंने देखो सैंपल जो जिसमें रखते हैं सेल में उसको तो पूछ लिया भाई किसकी बनी होती है, लेकिन इस सैंपल के ऊपर जो रेडिएशन गिरती है ना, ये रेडिएशन आती है, यूवी विजिबल जो रेडिएशन आती है, ये इसका रेडिएशन सोर्स क्या होता है ये इन्होंने नहीं बताया कि भाई रेडिएशन सोर्स क्या होता है, ठीक है। तो रेडिएशन सोर्स के बारे में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जब ये सैंपल सेल किसकी बनी होती है ये पूछ लिया, तो ये रेडिएशन सोर्स कभी भी पूछ सकते हैं, है ना। तो आप याद रखना, यदि आपको यूवी रेडिएशन चाहिए, है ना, यूवी रीजन में आपको स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करना है, तो आपको लेना होगा हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप या फिर और ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप। ये आप ये इन लैंप से कौन सी रेडिएशन निकलती है, यूवी रेडिएशन। तो आपको यूवी रेडिएशन के लिए रेडिएशन सोर्स लेते हैं हाइड्रोजन डिस्चार्ज और ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप। अब यदि आपको विजिबल रेडिएशन चाहिए तो उसके लिए क्या यूज लेते हैं, रेडिएशन सोर्स टंगस्टन फिलामेंट लैंप। तो आप याद रखिएगा, रेडिएशन सोर्स आपको कभी भी पूछा जा सकता है कि यूवी रेडिएशन के लिए कौन सा रेडिएशन सोर्स है और विजिबल के लिए कौन सा रेडिएशन सोर्स है। विजिबल के लिए टंगस्टन फिलामेंट लैंप है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, फर्स्ट ग्रेड 2011 में ये क्वेश्चन आया है। अप्रोक्सीमेट रीजन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉर N2 स्टार ट्रांजिशन। देखो इन्होंने पूछा है N2 ट्रांजिशन स्टार का जो ट्रांजिशन होता है N2 स्टार, उसके लिए अप्रोक्सीमेट रीजन क्या है, यानी कि वो कौन सी वेवलेंथ पे होता है। देखो भाई ये कोई बता नहीं सकता, ये क्वेश्चन ही टेक्निकली गलत है। क्यों? क्योंकि N2 जो स्टार ट्रांजिशन है वो कंपाउंड टू कंपाउंड यानी कि फंक्शनल ग्रुप टू फंक्शनल ग्रुप, या बोल सकते हैं क्रोमोफोर टू क्रोमोफोर, ठीक है, वो वेरी करता है। जैसे यदि आपने कीटोन्स ले लिए तो इनमें तो एन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, तो N2 स्टार ट्रांजिशन तो होगा, लेकिन वो इनमें होता है 285 नैनोमीटर पे, ठीक है। इसी तरह से आपका यदि आपने NO2 ले लिया है ना, तो इसमें भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो N2 स्टार ट्रांजिशन होता है इनमें 200 nm पे ही हो जाता है। यदि आपने डाइएजो ग्रुप लिया है, ठीक है, तो इसमें आपका जो क्या बोलते हैं N2 स्टार ट्रांजिशन है वो 338 nm पे होता है। तो इन्होंने ये तो कह दिया कि N2 स्टार ट्रांजिशन का रीजन बताओ, लेकिन ये नहीं कहा कौन से कंपाउंड के लिए बताओ, कौन से कंपाउंड के लिए बताओ। अब आप देखेंगे तो N2 स्टार की जो वैल्यू है ये 200 nm किसकी आ रही है, आपके NO2 ग्रुप की आ रही है। तो इनको NO2 लिखना चाहिए था यहाँ पर कि NO2 के लिए ये क्या होती है। तो ये इसमें आंसर है, की में भी यही आंसर दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन टेक्निकली गलत है, आप समझ गए होंगे, है ना, क्योंकि N2 स्टार की कोई फिक्स वैल्यू थोड़ी होती है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप चेंज, क्रोमोफोर चेंज, तो वैल्यू भी चेंज, ठीक है। ACF 2018, है ना, तो यहाँ तो उत्तर देखो 200 आएगा, ठीक है, की में भी 200 ही दिया हुआ है, शायद मैंने रिपीट कर दिया, ये कोई बात नहीं। ACF 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इज इन द विजिबल रीजन। ये कहा है कि हमारे पास लैम्डा मैक्स की 4 वैल्यू है, ठीक है, 1 2 3 4, इनमें से विजिबल रीजन में कौन सी है। तो भाई अभी तो हमने देखा था 200 से कम आपका वैक्यूम यूवी, 200 से 380 तक यूवी, और 380 से 780 तक आपका कौन सा रीजन है, विजिबल रीजन है ना। तीन तो इन्होंने पूछा है नॉट, कौन सी नहीं है, विजिबल रीजन में नहीं है। तो भाई नहीं है, कौन सी नहीं है, एक नंबर नहीं है, ये 260 है, जबकि हमारी रेंज क्या है विजिबल की, 380 से 780। बात आपको समझ में आ गई, है ना। तो ये जो 2 3 और 4 वैल्यू है लैम्डा मैक्स की, ये विजिबल रीजन में है और वो विजिबल रीजन में नहीं है, ठीक है, एक नंबर जो था। फर्स्ट ग्रेड 2013 में क्वेश्चन आया है आपके डाइएजो जो एजो डाइज है, ठीक है, वहां से कि एजो डाइज का एक अच्छा सा कलर होता है, किसकी वजह से होता है, इन्होंने ये पूछा है ना। ये देखो एजो रंजक का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से होता है, ठीक है। तो एजो डाइज का कलर क्यों होता है भाई, एजो डाइज का कलर देखो, पहली बात तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन होता है किसके बीच में, ये हम बात कर चुके हैं पिछले डाई जो बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट वाला जो हमारा वीडियो था उसमें बात हुई है कि जो एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो जाता है किसके बीच में। ये देखो ये जो नाइट्रोजन एमीन ग्रुप के नाइट्रोजन पर आपका ये प्रेजेंट है लोन पेयर, ठीक है, वो सीधा इस बेंजीन में तो कंजुगेशन में है ही है, और वो कंजुगेशन इस डाइएजो ग्रुप की वजह से एक्सटेंड होकर के दूसरी बेंजीन रिंग तक भी आ गया। तो ये इस NH2 ग्रुप से लेकर के दूसरी बेंजीन रिंग तक कंजुगेशन कंटिन्यूअस हो गया डाइएजो ग्रुप की वजह से, इसलिए एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से ये विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब करते हैं, और ये जो डाइज होते हैं एजो डाइज ये कलरफुल होते हैं। इतनी बात हो गई, ठीक है। अब इनमें से आंसर कौन सा आएगा, देखो तो आंसर ये आएगा कि एक तो इसमें एजो ग्रुप होता है आपका, एजो ग्रुप यानी कि ये वाला ग्रुप, ये एजो ग्रुप है, एक तो ये होता है, और इसके कॉन्टेक्ट में बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, यही तो है इसकी एजो डाइज की स्ट्रक्चर। तो आंसर आएगा इसमें 2 कि इसमें एक एजो ग्रुप होता है और एक बेंजीन रिंग होती है। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर आंसर आएगा इसका, ओके। अब जूनियर केमिस्ट 2014 में ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड के बैंड अपीयर। इन्होंने कहा इनमें से के बैंड किस में होगा। अब देखो भाई बैंड को समझ लो, है ना, ये थोड़ा सा टिपिकल है
के बैंड बोलते हैं, के का मतलब होता है कॉन्जुगेटेड, ठीक है ना, कॉन्जुगेटेड बैंड। तो यानी कि जो कॉन्जुगेटेड डाइइन्स होती है आपकी, जैसे 1,3-ब्यूटाडाइइन है, उसमें के बैंड अपीयर होता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से, ठीक है, पाई टू पाई स्टार। लेकिन ये एरोमेटिक कंपाउंड में भी हो सकता है, यदि उसमें क्रोमोफोर लगा हुआ हो और उसमें पाई इलेक्ट्रॉन हो तो। बात आपको समझ में आ गई? एरोमेटिक कंपाउंड में भी हो सकता है ये, है ना। और ये आपके जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ये वाले, ठीक है ना, उसमें भी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, देखो ये रहा। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कहाँ हो सकता है? जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, और उसकी वजह से जो बैंड आता है उसको बोलते हैं के बैंड, कॉन्जुगेटेड बैंड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बी बैंड की। बी बैंड किसको बोलते हैं? बी बैंड बोलते हैं बेंजीनोइड, बी फॉर बेंजीनोइड। बेंजीनोइड का मतलब जो बेंजीन रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनका जो बैंड अपीयर होता है यूवी स्पेक्ट्रम में, उसको बोलते हैं बी बैंड, ठीक है। आर बैंड किसको बोलते हैं? आर बैंड तो यानी कि आपने देखा, देखो के और जो बी बैंड है वो दोनों पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। एक आपका कंजुगेटेड डाइइन में है के, और बी है बेंजीनोइड यानी कि बेंजीन रिंग वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से, ठीक है। अब आपका जो आर बैंड है, आर बैंड किसकी वजह से होता है? आर बैंड होता है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इन्होंने देखो यहाँ कंफ्यूज क्या किया है, इन्होंने कहा है कि के बैंड किस में अपीयर होता है, ठीक है। तो के बैंड भाई किस में अपीयर होता है? के बैंड देखो पाई इलेक्ट्रॉन जहां भी होते हैं वहां अपीयर होता है। तो मेसिटिल ऑक्साइड की जो स्ट्रक्चर है वो ये है, यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी के बैंड आएगा। 1,3-ब्यूटाडाइइन तो आप जानते ही हो, उसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं, वो कंजुगेशन में होते हैं, इसमें भी आपका के बैंड आएगा, ठीक है। बेंजीन इन्होंने गलत लिखा है, यहाँ इनको एरोमेटिक कंपाउंड लिखना चाहिए था, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें कोई भी क्रोमोफोर लगा हुआ हो, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन हो, उसमें के बैंड आता है, ठीक है। लेकिन की में आंसर इन्होंने ऑल ऑफ दीज दिया है, इसका मतलब बेंजीन को भी इन्होंने के बैंड में मान लिया, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड मान करके इसको आंसर दिया हुआ है। लेकिन टेक्निकली ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये इनको एरोमेटिक कंपाउंड लिखते तो ज्यादा सही होता, केवल बेंजीन लिख रहे हैं तो कंफ्यूजन ये क्रिएट हो रहा है कि बेंजीन में तो बी बैंड होता है, बेंजीनोइड बैंड, ठीक है। यदि बेंजीन से कोई क्रोमोफोर लगा हुआ हो तब जाकर के उसमें के बैंड आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर इनको एरोमेटिक कंपाउंड लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं, की में ऑल ऑफ दी जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ दीज ही सही है, की में भी दिया हुआ है, सही भी वही है, इंटेंशन इनका वही है, लेकिन लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ किया इन्होंने। ACF 2018 का ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है क्रोमोफोर शोइंग ये वाला और ये वाला ट्रांजिशन, यानी कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होना चाहिए और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होना चाहिए। ऐसा क्रोमोफोर कौन सा है? तो भाई ऐसा क्रोमोफोर अभी देखते हैं। कंजुगेटेड डाइइन में एन इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो इसमें एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन नहीं होगा, ठीक है। पाई टू पाई तो होगा। एसिटिलाइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो पाई टू पाई तो होगा, लेकिन एन इलेक्ट्रॉन नहीं है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये भी, इसमें भी दोनों ट्रांजिशन नहीं हो सकते। इथाइलिन्स में भी पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए इसमें भी। तो 2, 3, 4 जो है उनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके होते ही नहीं है, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो ये नहीं होते तो जो एन टू पाई स्टार वाला ट्रांजिशन है वो इनमें नहीं हो सकता, यानी कि ये तो आंसर नहीं है। अब जो नाइट्राइल है, नाइट्राइल देखो CN ग्रुप होता है, नाइट्राइल CN को ही बोलते हैं, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन तो है ही है, तो इसका मतलब पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इसमें हो जाएगा, ठीक है। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है नाइट्रोजन के ऊपर, इसलिए एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी इसमें हो जाएगा। इसलिए इसका मतलब नाइट्राइल यहाँ पर आंसर है, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन भी है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है, दोनों ट्रांजिशन यहाँ पर पॉसिबल है, एन टू पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार, इसलिए ये इसका आंसर होगा नाइट्राइल्स, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, यस। केमिस्ट 2021 में वापस वही क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, ये देखो ACF में पूछा, वापस केमिस्ट 2021 में, है ना। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, ओके। तो पाई टू पाई स्टार वाला और एन टू पाई स्टार वाला वापस वही नाइट्राइल आंसर है भाई, है ना, दोबारा थोड़ी ना इसका सारा होगा, कोई बात नहीं। तो 2016 असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज एन ऑक्सोक्रोम। ये बड़ा, ये ठीक ठाक क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। इन्होंने कहा ऑक्सोक्रोम कौन सा है बोल करके। तो भाई देखो 2 टर्म होती है, एक तो होता है क्रोमोफोर, ठीक है, एक होता है क्रोमोफोर, एक होता है ऑक्सोक्रोम आपका, ठीक है। तो क्रोमोफोर तो वो अनसेचुरेटेड ग्रुप होते हैं, क्रोमोफोर की डेफिनेशन आपको बता दूं मैं। क्रोमोफोर होता है कोवेलेंटली अनसेचुरेटेड ग्रुप, ठीक है, एक ऐसा अनसेचुरेटेड ग्रुप, है ना, जो रेस्पॉन्सिबल हो यूवी विजिबल रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन के लिए, है ना। तो अनसेचुरेशन यानी कि देखो जहां भी डबल बॉन्ड आपका आ गया वहां पर अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होगा, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, उस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं, ये मॉलिक्यूल में ऐसा कोई पार्ट हो उसको बोलते हैं क्रोमोफोर, ठीक है। अब यहां पर देखो ये अनसेचुरेशन है, C डबल बॉन्ड C, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है एनओ में। तो ये सारे क्रोमोफोर है, यानी कि ये खुद एब्जॉर्ब करते हैं अल्ट्रावायलेट या फिर विजिबल रेडिएशंस को, ठीक है। इसलिए ये क्या है, क्रोमोफोर है, अनसेचुरेटेड ग्रुप है, डबल बॉन्ड है कोई ना कोई, ठीक है, इसलिए क्रोमोफोर है। कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो खुद एब्जॉर्ब नहीं करते लेकिन
इनकी प्रेजेंस की वजह से जो आपका लेमडा मैक्स है वो या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है, ठीक है, ज्यादातर केसेस में बढ़ता है, ठीक है। खुद तो एब्जॉर्ब नहीं करते है ना, लेकिन लेमडा मैक्स को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। यानी कि ये आग में घी डालने वाला काम करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, खुद तो लड़ाई नहीं करते हैं लेकिन दूसरे को इतना एक्साइट कर देते हैं कि वो जाके सामने वाली पार्टी से लड़ लेता है, ठीक है। तो ये वही है, ऑक्सोक्रोम वही काम करते हैं, खुद एब्जॉर्ब नहीं करते लेकिन जो क्रोमोफोर है उसकी एब्जॉर्प्शन करने की जो टेंडेंसी होती है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, लेमडा मैक्स को इंक्रीज करते हैं। ये कौन से ग्रुप होते हैं? वो होते हैं जनरली जिनमें लोन पेयर होता है, जैसे आपके जो NH2 है, OH है, SH है या हेलोजेंस हैं, ठीक है। इनमें डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते, पाई इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते, इसलिए खुद एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, लेकिन क्रोमोफोर की एब्जॉर्प्शन करने की जो टेंडेंसी है उसको बढ़ा देते हैं, है ना, और यानी कि लेमडा मैक्स को बढ़ा देते हैं। अब इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज एन ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम कौन सा है? तो देखो NO2, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, इसलिए ये क्रोमोफोर है, ये भी क्रोमोफोर है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, तो ये भी क्रोमोफोर है। तो ये तीनों क्रोमोफोर है। ऑक्सोक्रोम कौन सा बचा? आपका NH2 ऑक्सोक्रोम बचा। बात आपको समझ में आ गई, है ना। तो क्रोमोफोर आपको पता चल गया, अनसैचुरेटेड ग्रुप विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन इन अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन, ठीक है। और जो एब्जॉर्प्शन नहीं करता, जो केवल उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता है क्रोमोफोर की, है ना, एब्जॉर्प्शन करने की टेंडेंसी बढ़ा देता है, लेमडा मैक्स इंक्रीज करता है, वो आपका ऑक्सोक्रोम हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के टाइप्स देख लो भाई, 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? सिग्मा टू सिग्मा, है ना, आपका ये ट्रांजिशन सिग्मा टू सिग्मा जा रहा है, ये ट्रांजिशन आपका N2 यानी कि नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा जा रहा है, N2 सिग्मा, और ये आपका पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, ये आपका N2 पाई स्टार ट्रांजिशन है। 4 तरह के ट्रांजिशन हैं। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 4 तरह के ट्रांजिशन होते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, N2 सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार और N2 पाई स्टार, ठीक है। अब ये तो बात सही है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है इनका एनर्जी का ऑर्डर। तो इनका एनर्जी का ऑर्डर भाई आप ऐसे याद कर लेना, पहले 2 सिग्मा वाले हैं, बाद में 2 पाई वाले हैं। बात आपको समझ में आ गई? पहले कौन से हैं? 2 सिग्मा वाले, बाद में कौन से हैं? 2 पाई वाले। अब सबसे कम जो एनर्जी का जो ट्रांजिशन है वो तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, कौन सा है? N2 पाई स्टार है, क्योंकि N की जो एनर्जी है, जो नॉन बॉन्डिंग है, वो आपके दोनों बॉन्डिंग से ऊपर है, सिग्मा से भी ऊपर है, पाई से भी ऊपर है। तो ये जो गैप है कौन सा? एन इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है उसमें और पाई जो ऑर्बिटल है उसमें गैप है, ये जो डेल्टा ई है ये काफी कम है ना, इसलिए इसका एनर्जी गैप काफी कम होता है। तो N2 पाई स्टार का एनर्जी गैप सबसे कम होता है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार देखो, सिग्मा सबसे नीचे है और सिग्मा स्टार इसका जो एंटी बॉन्डिंग है वो सबसे ऊपर है, इसका मतलब सिग्मा टू सिग्मा स्टार का जो एनर्जी गैप है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो एनर्जी का ऑर्डर है इन ट्रांजिशंस को करने के लिए, जो एनर्जी चाहिए उसका ऑर्डर है, आपको बात पकड़ में आ गई होगी। पहले 2 सिग्मा, फिर 2 पाई, सबसे कम N2 पाई स्टार और सबसे ज्यादा सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये ACF 2011 में इसके ऑर्डर का ही क्वेश्चन आ गया, आप समझ गए होंगे। पहले 2 सिग्मा, ये रहे 2 सिग्मा, ये रहे 2 पाई, थर्ड आपका आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनर्जी का ऑर्डर पूछा था, ये क्वेश्चन 3 बार आ गया, केमिस्ट 2014, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर 2019, और एक आपका आ गया टेक्निकल एजुकेशन 2020 में। इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन हैज हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी किसकी है भाई? हाईएस्ट एनर्जी तो अभी हमने देखी थी, सिग्मा टू सिग्मा स्टार की हाईएस्ट एनर्जी है और N2 पाई स्टार की सबसे कम एनर्जी है। याद रहेगा ना, N2 पाई स्टार सबसे कम, सिग्मा टू सिग्मा स्टार सबसे ज्यादा एनर्जी वाले ट्रांजिशन हैं। केमिस्ट 2014 में भी इन्होंने पूछ लिया कि आपका सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन अकर्स इन, ये कौन से रीजन में होता है? देखो सिग्मा टू सिग्मा स्टार है वो क्या होता है, आपका सबसे ज्यादा एनर्जी वाला ट्रांजिशन है। एनर्जी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के, इसका मतलब ज्यादा एनर्जी, इसका मतलब लैम्डा कम। लैम्डा कम यानी कि लैम्डा का कम किसकी है? लैम्डा कम यहाँ पर यूवी रीजन की है, ठीक है ना। तो यूवी रीजन में ये ट्रांजिशन होते हैं कौन से? आपके सिग्मा टू सिग्मा स्टार। अब यहां पर ये देखिए, जो आपकी लैम्डा मैक्स और ये जो आपका एप्सिलॉन मैक्सिमम है, यानी कि आपकी इंटेंसिटी, एक पीक की जो एब्जॉर्प्शन बैंड है यूवी स्पेक्ट्रम में, उसकी इंटेंसिटी और उसकी जो लैम्डा मैक्स है उसमें जो चेंजेस हो सकते हैं वो बेसिकली हम लोग अलग अलग जो फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं उनकी वजह से जो चेंजेस होते हैं उनको 4 टाइप्स में हम लोग बताते हैं। 2 तो आपका जो लैम्डा मैक्स के चेंजेस हैं वो है, लैम्डा मैक्स यदि इंक्रीज हो रही है, लैम्डा मैक्स क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, इधर शिफ्ट हो रही है पीक, है ना, किस साइड में? आपके लैम्डा मैक्स ज्यादा लैम्डा मैक्स की तरफ यदि पीक शिफ्ट होती है, ये जो पीक है यहाँ जहाँ नोट बना रहा हूं मैं, ये देखिए ये 4 एरो हैं, ये इसकी जो शिफ्टिंग है उसको बता रहे हैं।
ठीक है। तो यदि वो हायर वेवलेंथ लैम्डा मैक्स की तरफ शिफ्ट होती है तो उसको बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट या फिर रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट क्यों? क्योंकि विबग्योर जो होता है ना 7 कलर्स, उसमें रेड सबसे लास्ट में आता है, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, यानी कि शिफ्टिंग आपकी रेड कलर की तरफ होती है, इसलिए इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। ठीक है। इसी तरह से आपका हिप्सोक्रोमिक इसका ऑपोजिट है, यानी कि आपकी कोई भी आपने ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगाया जिसकी वजह से लैम्डा मैक्स कम हो गया है ना, बैंड है ना वो कम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक। और ये जो विबग्योर आपका है, विबग्योर, उसमें ये जो एंड है, इस एंड को ब्लू एंड बोलते हैं, है ना, कम वेवलेंथ वाले एंड को, और इसको आर वाला जो एंड है उसको ये हायर वेवलेंथ का एंड है, और इसको रेड एंड बोलते हैं। तो ब्लू की तरफ यदि शिफ्ट होती है, कम वेवलेंथ यानी कि ब्लू की तरफ शिफ्ट होती है हिप्सोक्रोमिक में, इसलिए उसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। ठीक है। तो रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट आपको याद रहेगा, लैम्डा मैक्स में चेंजेस है ये। अब यदि कोई ऐसा ग्रुप लगता है जो आपका जो एप्सिलॉन मैक्सिमम है, इंटेंसिटी है, उसको कम ज्यादा करता है, तो जो ज्यादा करता है उसको हाइपरक्रोमिक शिफ्टिंग बोलते हैं, और जो कम हो रही है, यदि आपके जो एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू यानी कि इंटेंसिटी कम हो रही है, तो उसको बोलते हैं हाइपोक्रोमिक। तो आपको याद हो गया बैथोक्रोमिक, उसका रिवर्स क्या है, हिप्सोक्रोमिक, और यदि इंटेंसिटी बढ़ती है तो हाइपरक्रोमिक, और उसका ऑपोजिट क्या है, हाइपोक्रोमिक। ठीक है। ये तो था आपके जो बैंड है ना उसकी शिफ्टिंग थी अलग अलग फंक्शनल वो सॉरी सब्स्टिट्यूएंट लगाने पर। केमिस्ट 2014 में ये क्वेश्चन आ गया कि लैम्डा मैक्स शिफ्ट फ्रॉम 230 से 203, ये देखो 230 से 203 तक ये शिफ्ट हो गया, यानी कि लैम्डा मैक्स आपकी क्या हुई, कम हुई है, तो डिक्रीज हुई है। तो ये भाई कौन सा शिफ्टिंग है, ये भाई आपका ब्लू शिफ्ट यानी कि आपका हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है। आंसर नंबर 3 आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, यस। 2011 केमिस्ट में इन्होंने पूछा है कि इन बैथोक्रोमिक इफेक्ट एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इन यूवी विल शिफ्ट, यानी कि बैथोक्रोमिक में किस तरफ शिफ्ट होगा। तो भाई बैथोक्रोमिक में जो आपकी जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती है, यानी कि जो आपका लैम्डा मैक्स है वो बढ़ जाता है, तो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है आपका जो पीक है वो, बैंड है वो। तो आंसर नंबर इसमें 3 आएगा। ठीक है। बैथोक्रोमिक में वापस पूछ लिया एसीएफ 2011 में, बैथोक्रोमिक में क्या होता है, तो बैथोक्रोमिक में जो आपके लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। देखिए नंबर 2, लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है। हायर जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है जो आपका एब्जॉर्प्शन बैंड। केमिस्ट 2021 में पूछ लिया शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। देखो शॉर्टर वेवलेंथ यानी कि ब्लू एंड की तरफ, ब्लू एंड को तो भाई हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। 3 नंबर यहाँ आंसर आएगा। शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ हिप्सोक्रोमिक, और लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ उसको बोलते हैं बैथोक्रोमिक। एक ऊपर यदि हो जाता है इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो हाइपर, और नीचे यदि हो जाता है तो हाइपो। ठीक है। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था केमिस्ट 2021, और ये क्वेश्चन कहता है व्हेन एब्जॉर्प्शन एनर्जी इज इंक्रीज्ड, एब्जॉर्प्शन एनर्जी इंक्रीज देन शिफ्ट कौन सी होती है। ये देखो कॉन्सेप्ट इसमें ये है, एनर्जी आपका लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यदि एनर्जी इंक्रीज हुई है तो आपका लैम्डा डिक्रीज हुआ है। सुन लो, इन्होंने कहा है ना एब्जॉर्प्शन एनर्जी इज इंक्रीज्ड, तो एनर्जी इंक्रीज हुई है तो लैम्डा डिक्रीज हुआ है, लैम्डा डिक्रीज हुआ है तो उसको हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। आंसर यहाँ पे 4 नंबर आएगा। ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार था, है ना। ये इन्होंने एनर्जी की वैल्यू दे दी, लेकिन हम तो जानते हैं ना ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। हमें याद रखना होगा कि एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा लैम्डा। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। टेक्निकल एजुकेशन 2011 में, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर 2019 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है। इन्होंने कहा है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, यानी कि जो आपका एप्सिलॉन मैक्सिमम है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो उसको बोलते क्या है भाई, इंक्रीज होती है यदि उसकी वैल्यू, इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं हाइपर। हाइपर जानते हो ना, किसको कहते हैं कि ये तो हाइपर हो गया। ठीक है ना। तो हाइपर यानी कि एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है। यदि वो डाउन हो रही है तो उसको बोलते हैं हाइपर, का उल्टा क्या है, हाइपो, यानी कि जो एप्सिलॉन मैक्सिमम है वो कम हो रही है, तो ये हाइपोक्रोमिक शिफ्ट हो गई यदि इनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू। तो आंसर नंबर 3 आएगा इसमें। अच्छा क्वेश्चन है टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट 2022 से, इन केस ऑफ एनिलीन, है ना, एनिलीन के केस में इन्होंने कहा लैम्डा मैक्स 280 पे होती है ना, लेकिन यदि एनिलीन की तो होती है 280 पे लैम्डा मैक्स। ठीक है। लेकिन एनिलीन को यदि एसिडिक मीडियम में डाल दिया जाए, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन उसका बनाएं,
फिर लैम्डा मैक्स निकालें तो वो 203 पे आ गई, यानी कि लैम्डा मैक्स आपकी कम हो गई। जब लैम्डा मैक्स कम हो गई तो शिफ्टिंग कौन सी होगी, इन्होंने वही पूछा है कि ये शिफ्ट कौन सी है, तो भाई लैम्डा मैक्स यहाँ पर कम हो रही है, तो ये शिफ्ट आपकी हिप्सोक्रोमिक है। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में हिप्सोक्रोमिक का एग्जाम्पल भी मिल गया क्या, कि एनिलीन यदि आप लोगे तो 280, और एनिलीन का यदि एसिडिक सॉल्यूशन आप बना दोगे तो वहां पर कंजुगेशन हट जाता है और वो लैम्डा मैक्स है वो कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो एग्जाम्पल भी याद हो गया और आपको फैक्ट भी याद हो गया। ठीक है, जूनियर केमिस्ट 2014, इसमें वापस पूछा इन्होंने डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। वही क्वेश्चन आया भाई, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो भाई हाइपो बोलते हैं उसको। तो ठीक है, ये रहा हाइपो क्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखा आपने कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। टेक्निकल एजुकेशन 2011 में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है आपका, इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, है ना। कॉन्जुगेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है लैम्डा मैक्स पर, तो लैम्डा मैक्स पर कॉन्जुगेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए कॉन्जुगेशन जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे लैम्डा मैक्स आपकी बढ़ती चली जाती है। कॉन्जुगेशन के साथ लैम्डा मैक्स बढ़ता है, क्योंकि जो आपके एनर्जी लेवल्स होते हैं होमो और लूमो, जिनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, उनके बीच का एनर्जी गैप कम हो जाता है कॉन्जुगेशन की वजह से। एनर्जी गैप कम तो लैम्डा मैक्स आपकी ज्यादा। ठीक है, लैम्डा ज्यादा। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है सेलेक्ट द कंपाउंड दैट गिव्स एब्जॉर्प्शन बैंड एट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, यानी कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है वो कंपाउंड सेलेक्ट करना है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ तो उसी की है जिसमें प्रॉपर तरीके से कॉन्जुगेशन है ना। तो कॉन्जुगेशन इसमें नहीं है क्योंकि इसमें यहाँ पर ये अनसैचुरेटेड कार्बन आ गया, इसलिए इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन नहीं है। यहाँ पे भी वही है, इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन नहीं है क्योंकि ये सैचुरेटेड कार्बन आ गया। इसमें यहाँ से यहाँ तक तो कंजुगेशन है, लेकिन यहाँ पर ये सैचुरेटेड कार्बन आ गया तो कंजुगेशन टूट गया। ये जो दोनों डबल बॉन्ड है ये अल्टरनेट ऑर्डर पे नहीं है, तो आपका 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर में कंटिन्यूअसली कंजुगेशन नहीं है। 2 नंबर को आप देखेंगे तो पाएंगे यहाँ से यहाँ तक कंजुगेशन है, फिर अल्टरनेट ऑर्डर पर डबल बॉन्ड आ गया, फिर कंजुगेशन है, फिर अल्टरनेट ऑर्डर पर डबल बॉन्ड आ गया, फिर कंजुगेशन है। यानी कि इसमें यहाँ से 1 नंबर से लेकर के जो 4th नंबर का डबल बॉन्ड है ना, 2, 3, है ना, ये चारों डबल बॉन्ड, 4th नंबर ये हो गया, चारों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। इसलिए जिसमें ज्यादा कॉन्जुगेशन है ना, जिसमें जितने ज्यादा डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन उसकी वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो आंसर इसमें कौन सा आएगा आप समझ गए होंगे, 2 नंबर इसमें आंसर आएगा, जिसमें 4 आपके जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में है, और आपके ये जो ऑप्शन है 4 नंबर उसमें केवल 3 ही डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में। नहीं नहीं नहीं, इसमें 3 भी नहीं है, हाँ 3 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है 4 नंबर में, इसलिए इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम होगी। ठीक है, कॉन्जुगेशन के इफेक्ट वाला ही अगला क्वेश्चन आ गया। इन्होंने कहा है कि आपको लैम्डा मैक्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है इस ट्रांजिशन के लिए, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए। किन कंपाउंड्स के बीच में, एथिलीन है आपका 1,3 ब्यूटाडाइइन है और बीटा कैरोटीन है, इनके बीच में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। ये लो भाई, ये तो कमाल हो गया। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा ये जो इथाइलिन है वो उसमें आपका एक आपका डबल बॉन्ड होता है। 1,3 ब्यूटाडाइइन में आपके 2 डबल बॉन्ड होते हैं, वो कॉन्जुगेशन में होते हैं। ठीक है ना, अल्टरनेट पोजीशन पे होती है। बीटा कैरोटीन में देखो 11 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, वो कॉन्जुगेशन में होते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन है ना, उतना होमो और लूमो के बीच में एनर्जी गैप है वो कम होता चला जाता है, यानी कि जो लैम्डा होती है वो बढ़ती चली जाती है। तो जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन, उसमें इन्होंने एनर्जी का पूछा है, देखो ना, लैम्डा का नहीं पूछा, याद रखना। जिसमें जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन उसमें एनर्जी गैप उतना ही कम होता चला जाता है। ठीक है, और लैम्डा बढ़ती चली जाती है। ओके, तो सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन बीटा कैरोटीन में है, 11 डबल बॉन्ड, इसका मतलब इसमें एनर्जी का जो गैप है वो सबसे कम है। ठीक है, उसके बाद में उससे कम कॉन्जुगेशन 1,3 ब्यूटाडाइइन में है, फिर उसका एनर्जी आएगा। फिर इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए ट्रांजिशन के लिए इथाइलिन में, इसमें कंजुगेशन बिल्कुल नहीं होता है, तो जो होमो और लूमो होते हैं उनका गैप ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह से सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, जहां पर जो एथिलीन है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए ट्रांजिशन के लिए। तो आपका आंसर आप समझ गए होंगे, सी आंसर आएगा इसमें। बीटा कैरोटीन में सबसे कम एनर्जी चाहिए, फिर 1,3 ब्यूटाडाइइन 4। यदि यही क्वेश्चन लेमडा के लिए पूछ लेता कि लेमडा का ऑर्डर क्या होगा, तो लेमडा के ऑर्डर क्वेश्चन पूछता तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होता है ना। बीटा कैरोटीन के लिए सबसे ज्यादा वेवलेंथ चाहिए क्योंकि उसमें एनर्जी का गैप सबसे कम है। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज तक आया नहीं है, मैं कहता हूं ये आना चाहिए, आना चाहिए। अब तो काफी दिन हो गए भाई इंतजार करते, अब तो आ जाओ।
इफेक्ट ऑफ सोलवेंट ऑन लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स पर हमने कंजुगेशन का इफेक्ट देखा है ना, कि लैम्डा मैक्स बढ़ती है और एनर्जी कम होती है। अब वैसे ही सोलवेंट का इफेक्ट क्या पड़ता है लैम्डा मैक्स पर, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो भाई, जो पोलर सोलवेंट होते हैं है ना, दो सिचुएशन कंपेरिजन ले रहे हैं हम लोग, 1 और 2। एक है आपकी लेस पोलर सोलवेंट और जो नंबर 2 सिचुएशन है वो आपकी मोर पोलर सोलवेंट, ठीक है। तो आप जब पोलरिटी बढ़ाते हैं तो सिचुएशन नंबर 2 देखिए, पोलरिटी जब आप बढ़ाते हैं तो ये जो आपका एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल है ये स्टेबल होकर के लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाता है, ये देखो है ना। ये यहाँ पर ग्रेटर पोलरिटी में इसकी एनर्जी लेवल कम हो गया। जब एनर्जी लेवल कम हो गया तो जो लेस पोलर सोलवेंट में जो एनर्जी गैप था है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा E1, अब उससे एनर्जी गैप कम हो गया क्योंकि ये स्टेबिलाईज हो गया। यानी कि अब आपको ये याद रखना है कि पोलर सोलवेंट होता है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को स्टेबिलाईज कर देता है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को। तो अब जो लेस पोलर सोलवेंट में जो एनर्जी गैप है पाई टू पाई स्टार वो कम हो गया, यानी कि E1 जो है आपका वो ज्यादा है डेल्टा E2 से। ये देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन लिखा हुआ है। एनर्जी और वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। इसलिए यदि E1 यदि ज्यादा है ना, तो इसका मतलब है कि उसके लिए जो लैम्डा चाहिए, वेवलेंथ चाहिए रेडिएशन की, वो कम होगी। और लैम्डा 2 यानी कि जहां पर कम एनर्जी का गैप है सेकंड सिचुएशन में, पोलर सोलवेंट की सिचुएशन में, वहां पर आपकी लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी कि जैसे ही आपने सोलवेंट की पोलरिटी इंक्रीज की पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए, सुन लीजिए, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए आपकी लैम्डा मैक्स बढ़ जाती है, सुन लो, क्योंकि एनर्जी गैप कम हो जाता है, सुन लो, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल स्टेबिलाईज हो जाता है, डेल्टा जो ई है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब सोलवेंट का इफेक्ट ले रहे हैं एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन पे, ये उसके उल्टा होता है। कैसे? सोलवेंट यहाँ, पोलर सोलवेंट यहाँ पर स्टेबिलाईज पाई स्टार को भी करता है और नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल को भी करता है, दोनों को करता है। लेकिन नॉन बॉन्डिंग के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होकर के जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है उनको ज्यादा स्टेबिलाईज करता है पोलर सोलवेंट। इसलिए आप देखो पाई जो स्टार का जो एनर्जी लेवल है वो भी कम हो रहा है, लेकिन नॉन बॉन्डिंग का जो एनर्जी लेवल है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का वो बहुत ज्यादा कम हो गया। इसलिए ये जो आपका लेस पोलर सोलवेंट की जो सिचुएशन थी उसमें जो डेल्टा ई है वो E1 है, वो कम है किसके कंपैरिजन में, जो डेल्टा E2 है, यानी कि जो मोर पोलर सोलवेंट, ज्यादा पोलरिटी का सोलवेंट हमने ले लिया है ना, उसमें जो E2 है वो आपका ज्यादा, ये देखिए E1 से ज्यादा है आपका E2, तो आपका लैम्डा 1 ज्यादा हो गया लैम्डा 2 से, है ना। यानी कि पोलर सोलवेंट में लैम्डा 1 हम लोग ले रहे हैं, नॉन पोलर में लैम्डा 2, यहाँ पर मोर पोलर में, है ना। जब पोलरिटी हमने बढ़ा दी तो एनर्जी गैप बढ़ गया, एनर्जी गैप बढ़ गया तो आपका लैम्डा क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए लैम्डा 2 कम होता है लैम्डा 1 से। हम कह सकते हैं कि लैम्डा मैक्स गिर जाता है, डिक्रीज होता है, किसमें, आपके पोलर सोलवेंट की वजह से, किसमें, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए है, ये याद रखना, पोलर सोलवेंट की प्रेजेंस में लैम्डा मैक्स गिर जाता है और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में वो ऊपर हो जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, आपको समझ में आ गया कि जो पोलर सोलवेंट है वो नॉन बॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल्स है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, उनको ज्यादा स्टेबिलाईज करते हैं, किसके कंपैरिजन में, पाई स्टार ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। इसलिए एनर्जी गैप यहाँ पर बढ़ गया। देखो एनालॉजी मैंने बनाई हुई है, उम्मीद करता हूं कि आपको सोलवेंट का इफेक्ट समझ में आया होगा। अब अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपका वुडवर्ड फाइजर रूल है, कि किस तरह से हम लोग लैम्डा मैक्स निकाल सकते हैं, किसकी, एक कॉन्जुगेटेड डाई इन की। तो देखो लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करने के लिए वुडवर्ड फाइजर ने कॉन्जुगेटेड डाई इन के लिए और एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स के लिए, दोनों के लिए इन्होंने जो है वो बताया है, लो अपने रूल्स दिए हैं, ठीक है। इस रूल्स में देखो दो पार्ट हैं। एक तो होता है बेस वैल्यू, यानी कि आपको किसी भी कंपाउंड की बेस वैल्यू पहचाननी होती है, और बेस वैल्यू के बाद में आपको इंक्रीमेंट्स होते हैं वो उसमें ऐड करने होते हैं जो उसमें सब्स्टिट्यूएंट की वजह से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेस वैल्यू है वो बेसिकली आपकी तीन तरह की बेस वैल्यू दी हुई है। सबसे पहली तो एसाइक्लिक जो आपका कॉन्जुगेटेड डाई इन होता है ना, 1,3-ब्यूटाडाई डाई इन के जैसे, ये देखो ओपन चेन डाई इन है ना, एसाइक्लिक या ओपन चेन जिसको बोलते हैं, 1,3-ब्यूटाडाई डाई इन ये वाला। यदि ऐसा आपका डाई इन है, कॉन्जुगेटेड डाई इन है, तो बेस वैल्यू आप लोगे कितनी, 217, 217। बात समझ में आ गई। यदि आपका हेट्रो एनुलर है, हेट्रो एनुलर का मतलब ये हो गया कि जो आपके डबल बॉन्ड हैं वो रिंग के तो पार्ट हैं लेकिन अलग अलग रिंग के पार्ट हैं, ठीक है, अलग अलग रिंग्स में है दोनों डबल बॉन्ड, उसको बोलते हैं हेटेरो एनुलर। और जब हेट्रो एनुलर आपकी डाई इन है तो आप बेस वैल्यू लेंगे कितनी, 214। यदि आपका होमो एनुलर डाई इन है, होमो एनुलर डाई इन का मतलब ये हो गया कि आपके दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में है ना, यदि ये आपका है तो आप बेस वैल्यू लेंगे कितनी, 214।
53, ठीक है, 253। अब आप बेस वैल्यू लेने के बाद इंक्रीमेंट्स है वो उसमें ऐड करेंगे। आपका जो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेजिड्यू है उसके लिए 5 ऐड करेंगे, एक्सोसाइक्लिक कंजुगेटेड डबल बॉन्ड के लिए आप 5 ऐड करेंगे। ये आपके ग्रुप यदि लगे हुए हैं तो उनके लिए आप ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये आप ऐड करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि यदि एक डबल बॉन्ड ऐसा हो जो दोनों रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक, अभी बताऊंगा मैं आपको एग्जांपल में, है ना, तो उसके लिए उसको आप 2 बार काउंट करोगे और उसके लिए आप 10 वैल्यू रखोगे। और यदि कोई एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड का मतलब ये हो गया कि 1,3-ब्यूटाडाइईन तो ये आप जानते ही हो, ये तो जानते ही हो, ये 1,3 यदि ये 1,3-ब्यूटाडाइईन है, यदि एक डबल बॉन्ड और कंजुगेशन में आ गया, ये देखो अब 3 डबल बॉन्ड कंजुगेशन में हो गए, है ना, तो ये तो आपकी मेन यूनिट है 1,3-ब्यूटाडाइईन। ये एक डबल बॉन्ड कंजुगेशन में और आ गया, तो यदि ऐसा है डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन उसको बोलते हैं। और यदि डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है तो आप 30 एक्स्ट्रा ऐड करोगे। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब बाकी हम कैलकुलेशन के टाइम पे सीखेंगे। और ये होमोएनुलर और हेटेरोएनुलर डाइईन्स के एग्जांपल हैं, ये सारी की सारी होमोएनुलर हैं, है ना। ध्यान रखना यदि ये इस तरह से ड्रॉ किया हुआ हो तो कोई बात नहीं, ये कॉमन है इन दोनों रिंग्स के लिए, इसको इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये होमोएनुलर ही है, ठीक है। हेटेरोएनुलर तो आप देख ही रहे हो, दोनों जो डबल बॉन्ड है वो रिंग के पार्ट हैं लेकिन अलग अलग रिंग में है। अब आपको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यानी कि कोई भी डबल बॉन्ड जो रिंग के बाहर की तरफ है उसको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बोलते हैं। जैसे ये बॉन्ड है इस रिंग के बाहर की तरफ है ना, यानी कि कोई भी डबल बॉन्ड यदि इस पोजीशन में जुड़ा हुआ है, इस पोजीशन में जुड़ा हुआ है, वो आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। बात समझ में आ गई। उसके लिए कितना ऐड करोगे आप, +5, ठीक है। बाकी बात हम बाद में करेंगे। एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यू किस तरह से निकालते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, हम एग्जांपल्स में देख लेंगे रिंग रेजिड्यू और एल्काइल जो ग्रुप हैं वो कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें बेस वैल्यू पहचाननी है हमें। बेस वैल्यू इसकी आएगी 253। क्यों? क्योंकि ये एक होमोएनुलर डाइईन है। ये देखो दोनों डबल बॉन्ड कहाँ पर है आपके क्या बोलते हैं, एक ही रिंग में है, तो होमोएनुलर डाइईन है। होमोएनुलर डाइईन है तो बेस वैल्यू होगी 253, ठीक है। अब आपको इसमें क्या देखना है, रिंग रेजिड्यूज देखने हैं। रिंग रेजिड्यू का मतलब ये हो गया कि डाइईन पर कहाँ कहाँ रिंग जुड़ी हुई है, ठीक ठीक है। तो आप सबसे पहले डाइईन यूनिट को पहचान लो। ये देखो ये आपकी डाइईन यूनिट है, यही तो है डाइईन यूनिट। अब इस पर रिंग कहाँ कहाँ जुड़ी हुई है, कर्सर को ध्यान से देखो। एक तो यहाँ से जुड़ी हुई है, एक यहाँ से जुड़ी हुई है, एक यहाँ से जुड़ी हुई है, तो 3 जगह से इसमें रिंग रेजिड्यू जुड़े हुए हैं। इनको बोलते हैं रिंग रेजिड्यू, है ना। 3 जगह से रिंग जुड़ी हुई है, तो ये हो गया 3 × 5, एक रिंग रेजिड्यू का 5, तो 3 × 5 टोटल हो गया 15। अब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी तो है ना। कौन सा डबल बॉन्ड है एक्सोसाइक्लिक, ये देखो ये जो डबल बॉन्ड है जहां पर मैं भी कर्सर घुमा रहा हूं, ये डबल बॉन्ड आपका एक्सोसाइक्लिक है ना। मैंने बताया था ना आपको, रिंग के कोई भी यदि इस तरह इस पोजीशन में आपका डबल बॉन्ड आता है इस पोजीशन में, तो वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का कितना ऐड करते हैं भाई, 5 ऐड करते हैं। तो बेस वैल्यू 253 और इंक्रीमेंट्स कितने लगाए, 2 इंक्रीमेंट लगाए। एक हमने 3 रिंग रेजिड्यू की वजह से लगाया 15 का, और एक लगाया एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का कितना, 5 का, है ना। टोटल ऐड कर दिया 273। इसकी जो कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्स है वो आ गई। तो इस तरह से लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करते हैं डाइईन्स के लिए। ये आप समझ लेना, हेटेरोएनुलर डाइईन है, बेस वैल्यू यहाँ पर 214 ली हुई है। रिंग रेजिड्यू और ये सारा करके आप इस कैलकुलेशन से मैच कर लेना, ज्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। इसके अलावा ये भी एकदम ओके है। ये यहाँ पर आपको बेस वैल्यू इन्होंने थोड़ी सी गलत ले ली। बेस वैल्यू आपको यहाँ पर 217 लेनी है, क्योंकि ये ओपन चेन डाइईन है। ये देखो ये ओपन चेन डाइईन है, कोई रिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो 217 लेके आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये डाइईन मैंने आपको बता ही दिया। ये डबल बॉन्ड का आप 30 ऐड कर मत लेना, क्योंकि ये एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड कंजुगेशन नहीं है, यानी कि ये कंजुगेशन में नहीं है डबल बॉन्ड, इसलिए यहाँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, ये आपका जो डाइईन पार्ट है इसको एक यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से इसमें एक रिंग रेजिड्यू है, रिंग रेजिड्यू नहीं एल्काइल ग्रुप है ये, है ना। कोई बात नहीं, डाइईन में एल्काइल ग्रुप और रिंग रेजिड्यू दोनों का ही 5 ऐड करते हैं, ठीक है। तो बेस वैल्यू इसकी 217 प्लस में आप 5 ऐड करेंगे एक एल्काइल ग्रुप का, तो ये हो गया 222 इसमें आएगा, है ना। ये थोड़ा सा इन्होंने बेस वैल्यू में गड़बड़ किया हुआ है, कोई बात नहीं। ये भाई आप इसको चेक करके कर लेना, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं ऐसा ही आपको वो समझाने वाला हूँ, कौन सा एक एग्जांपल समझाने वाला हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको चेक कर लेना, ठीक है। आंसर लिखा हुआ है। तो ये देखिए टेक्निकल एजुकेशन केमिस्ट्री 2022 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। इन्होंने कहा है लैम्डा मैक्स इन अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम ऑफ 2,4 हेक्साडाइईन, यानी कि 2,4 हेक्साडाइईन में लैम्डा मैक्स। तो देखो 2,4 डाइईन का स्ट्रक्चर आपका ये रहा, हेक्साडाइईन का स्ट्रक्चर आपका ये रहा, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको 1,3-ब्यूटाडाइईन की यूनिट पहचाननी है। ये देखो ये 1,3-ब्यूटाडाइईन की यूनिट हमने उसको बंद कर दिया एक सर्किल में, ठीक है।
अब ये ओपन चेन है तो आपकी बेस वैल्यू हो गई 217, ठीक है। अब इसमें इंक्रीमेंट ओपन चेन डाई है ना, ऐसा एक लिख, तो बेस वैल्यू 217 nm हो गई। अब इसमें इंक्रीमेंट्स ऐड करेंगे। देखो रिंग रेजिड्यू भी नहीं है यहाँ पर, कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। बेंजीन रिंग से 2, सॉरी बेंजीन रिंग नहीं, ये आपकी 1,3-ब्यूटाडीन का ये जो पोर्शन है ना, इससे 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए। कहाँ पर? एक मैंने यहाँ कट लगाया यहाँ पर, एक मैंने यहाँ कट लगाया यहाँ पर। तो 2 एल्काइल ग्रुप की वजह से कितने रखेंगे हम? 10 रखेंगे, 1 का 5 होता है, तो ये हो गया आपका 227, तो ये इसमें आएगा 3 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। 227 आप इसको ऐड कर देंगे, 227 हो गया, ठीक है। ये ACF 2018 में आया हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। आप कैसे करेंगे? देखो पहले बेस वैल्यू पहचानो, ये होमोएनुलर डाइईन है, दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में है, तो बेस वैल्यू होगी आपकी 253। इसके बाद आपको इसमें रिंग रेजिड्यू या एल्काइल ग्रुप लेने हैं, तो ओ सॉरी 253 है। अब उसके बाद में आपको इसको एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कंजुगेशन, ये देखो ये यहाँ से आपकी ये यूनिट स्टार्ट हो रही है, डाइईन यूनिट ये यहाँ तक है, कर्सर रुक गया मेरा यहीं तक है, लेकिन एक डबल बॉन्ड कंजुगेशन में और आ गया, ठीक है। तो ये आपकी पूरी यूनिट है, ये आपकी पूरी यूनिट है जिसको मैंने बंद किया है। इस पर आपको रिंग रेजिड्यू या एल्काइल ग्रुप सारे देखने हैं, ठीक है। तो अब इसमें पहले ये देख लेते हैं कि 253 बेस वैल्यू तो आ गया, लेकिन एक डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है, यानी कि कंजुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है एक डबल बॉन्ड, उसकी वजह से 30 ऐड करेंगे, जैसा कि हमारी बात हो रखी है, ठीक है। अब हम देखेंगे रिंग रेजिड्यू कितने हैं। देखो यहाँ से मैंने कट लगाया है, यहाँ से एक रिंग रेजिड्यू है, यहाँ से रिंग जुड़ी हुई है, यहाँ से भी रिंग जुड़ी हुई है, यहाँ से भी रिंग जुड़ी हुई है, यहाँ से भी रिंग जुड़ी हुई है। भाई 1 2 3 और 4 जगह मैंने कट लगाया है। ये जहां कट लगाया है वो आपके रिंग रेजिड्यू है, इसका मतलब इसमें 20 और ऐड करेंगे, तो ये हो गया 303। ये 303 ये रहा, यही आंसर है ना। एक इसमें नहीं नहीं नहीं, ये आंसर नहीं है, ये तो बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि हमने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ढूंढे नहीं है। आप भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को स्पेशल मान करके हमेशा ध्यान रखना, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ढूंढना है, बाकी सब आपको याद आ जाएगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड याद नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मुझे याद नहीं आए तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर एक तो मैं यहाँ गोला कर रहा हूँ, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पर भी गोला कर रहा हूँ, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। रिंग के बाहर की तरफ है ना, देखो 2 बॉन्ड है ना, ठीक है। ये बॉन्ड तो इस रिंग का है और ये बॉन्ड इस रिंग का एक्सोसाइक्लिक है, इसका मतलब 2 एक्सोसाइक्लिक की वजह से 10 और ऐड करूंगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई? 313 आ गई। हम गलत जा रहे थे है ना, लेकिन गलती करने से बच गए, और अब यहाँ पर 313 आएगी। तो आप याद रखना गलती क्या हो सकती है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड से, वो आप भूल सकते हो, ठीक है। वुडवर्ड फाइजर रूल किसके लिए? लैम्डा मैक्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए, जिसमें ये देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ठीक है। इनके बीच में अनसेचुरेशन है। अब इसके लिए भी वही है, सबसे पहले आपको बेस वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। यहाँ बेस वैल्यू 4 तरह की है, एक तो एसाइक्लिक है ना, यानी कि ओपन चेन है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन्स, तो बेस वैल्यू लेंगे 215। यदि वो 6 मेंबर्ड साइक्लिक है ना, 6 मेंबर्ड साइक्लिक का मतलब ये वाला है, ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन है, इसमें भी आप 215 ही लेंगे। यदि वो 5 मेंबर्ड है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन, तो उसमें आप 202 लेंगे। यदि वो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड है ना, तो आप उसके लिए क्या लेंगे? 207 लेंगे। इतनी बात हो गई, ओके। अब चलते हैं आगे। अब ये इंक्रीमेंट्स है भाई, इंक्रीमेंट इसमें आपको बाकी कुछ याद नहीं रखना है, क्योंकि ये रटने वाला मैटर है ना। आपको सिर्फ ये याद रखना है, एक तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन का 30 जोड़ते हैं, ये तो आपको पता ही है। एक एल्काइल ग्रुप और रिंग रेजिड्यू का पोजीशन के हिसाब से जुड़ता है इसमें, है ना। वहां तो 5 फिक्स था डाइईन में, तो यहाँ पोजीशन के हिसाब से कैसे, अल्फा पोजीशन पे यदि रिंग रेजिड्यू या एल्काइल ग्रुप है तो 10 जुड़ेगा, और बीटा पे है तो 12 जुड़ेगा, और गामा या उससे ज्यादा पोजीशन पे है तो 18 जुड़ेगा। तो आपको याद रखना है 10 12 18 है ना, अल्फा बीटा और गामा एंड हायर, यानी कि गामा और उससे ज्यादा वाली सब पे 18 जुड़ेगा, ठीक है। ये इंक्रीमेंट्स है रिंग रेजिड्यू और एल्काइल ग्रुप के, है ना। बाकी आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। एक्सोसाइक्लिक का 5 याद रखना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। होमोन्यूलर डाइईन कंपोनेंट यदि मिल जाए तो कोई बात नहीं, वो 30 आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। ये एक एग्जांपल इसने बताया हुआ है, बेस वैल्यू आपको 215 लेनी है ना। और अब आपको इसमें एल्काइल ग्रुप जो देखने हैं वो यहाँ से देखने हैं, ये देखिए ऐसे हैं। आपको इसको नहीं लेना है। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर कहते हैं कि सर ये भी तो एल्काइल ग्रुप है, इसका भी ले लो बोल करके, ये भी जुड़ा हुआ है उससे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जो एल्काइल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू देखने हैं वो अल्फा बीटा और गामा, और इससे जो आगे वाले कार्बन है उसी की तरफ देखना है, यानी कि आपको इधर देखने हैं जो एल्काइल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू, इधर आपको नहीं देखने हैं, सुन लो।
जिधर डबल बॉन्ड है उधर ही देखने हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये कार्बन अल्फा है, ये बीटा है, तो बीटा पे दो आपके एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। बीटा पे दो एल्काइल ग्रुप का मतलब अभी हमने याद किया था ना, 10, 12 और 18। अब बीटा पे कौन सा आ गया, 12, यानी कि दो हैं, वो भी दो मिथाइल ग्रुप है, तो 12 इंटू 2 यानी कि हो गया आपका 24, है ना। तो ये 215, 215 इसकी बेस वैल्यू है, और दो एल्काइल ग्रुप बीटा पोजीशन पे, उसकी वजह से 24 हो गया। आंसर इसका आ गया 239। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आप इसका भी निकालेंगे। अब हम सीधा, मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये फर्स्ट ग्रेड 2013 का काफी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, मेहनत करवाई है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें इन्होंने पूछा है कि इसका लेमडा मैक्स क्या होना चाहिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है ये, और इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी देख लो जरा। सबसे पहले आप नंबरिंग कर लो कार्बन की, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गामा कार्बन है, और ये डेल्टा कार्बन है, और ये उसके आगे वाला कार्बन है जहां मैं डॉट लगा रहा हूं, है ना। तो कोई बात नहीं, कोई सा भी कार्बन हो वो चलती रहेगी गाड़ी। सबसे पहले आपको ये देखना बेस वैल्यू। तो देखो भाई बेस वैल्यू, तो इसमें 6 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन है ना, ये देखो जहां मैं टिक कर रहा हूँ उस रिंग में, तो 6 मेंबर्ड यदि साइक्लिक कीटोन है ना, साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, तो उसमें बेस वैल्यू 215 लेते हैं, ठीक है। ओपन चैन हो चाहे साइक्लिक हो, यहाँ बेस वैल्यू 215 ही लेते हैं। उसमें फिर भी थोड़ा सा गड़बड़ था आपके डाई इन में, 215 ले लिए। अब यहाँ पर आपको ये देखना है डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन कितने हैं। तो देखो ये जो आपकी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यूनिट है वो तो यहीं तक खत्म हो जाती है, ये लो यहीं तक खत्म है। ये एक डबल बॉन्ड जहां मैंने टिक किया है, ये एक डबल बॉन्ड, दोनों डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, तो दो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है, तो 30 इंटू 2, है ना। तो ये देखो हम इसके वजह से 60 जोड़ेंगे, है ना। दो एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन का 30, तो दो का हो गया 60। अब इसमें हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी ढूंढेंगे भाई। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं क्या, ये हमेशा धोखा देते हैं एक्सोसाइक्लिक, इसलिए एक्सोसाइक्लिक को भी स्पेशल ढूंढना है आपको। तो देखो एक तो ये डबल बॉन्ड जहां मैंने गोला किया है ये एक्सोसाइक्लिक है, एक ये डबल बॉन्ड जहां मैंने गोला किया है ये एक्सोसाइक्लिक है, दो डबल बॉन्ड यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक है, इसलिए ये हो गया आपका 5 इंटू 2, तो 10 और ऐड होगा। अब आपको एल्काइल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू देखने हैं, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप और रिंग रेजिड्यू देखने के लिए मैं आपको यहाँ नंबरिंग वापस कर देता हूँ। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है, और ये उससे आगे वाला एल्काइल ग्रुप रिंग रेजिड्यू कहाँ कहाँ देखना है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। उसमें से एक तो बीटा कार्बन पे है, यानी कि बीटा कार्बन वाले की वजह से कितना जोड़ते हैं, 12 ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है। और गामा और उसके बाद वाले जितने भी कार्बन हैं उन सब पे यदि कोई रिंग रेजिड्यू होता है तो उसकी वजह से हम लोग 18 जोड़ते हैं। आपको याद है ना, 10, 12 और 18, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, तो गामा और उससे हायर वाले जितने भी कार्बन है सब पे यदि कुछ भी अल्काइल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू होता है तो 18 जोड़ेंगे। तो ये आ गया आपका डेल्टा। इस पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन 1 नंबर, 2 नंबर और ये जो 3 नंबर मैंने लिखा है, इन रिंग रेजिड्यूज की वजह से या एल्काइल ग्रुप हैं उनकी वजह से हम जोड़ेंगे 18, यानी कि 18 इंटू 3, तो ये हो गया 54। इन सब का आप एडिशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 351, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर 1 आया है। ये काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। इसमें आपके बीटा पे एक रिंग रेजिड्यू है, और 3 रिंग रेजिड्यू जो आपका गामा है उससे ज्यादा वाले कार्बन पे हैं, इसलिए उनका 18 इंटू 3 जुड़ेगा। दो यहाँ पर एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड है, इसलिए 30 इंटू 2 60 जुड़ेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, 351 इसका आंसर है। कर लेना भाई, है ना, प्रैक्टिस करके रखना, वरना तो धोखा हो सकता है, क्योंकि ये काफी अच्छा क्वेश्चन था एक तरह से फर्स्ट ग्रेड 2013 में। अब फर्स्ट ग्रेड टेक्निकल एजुकेशन 2020 में ये जो क्वेश्चन आया है वो भी काफी ईजी है। इसमें एक तो देखो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, ये रहा, है ना, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, ये कंजुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है, तो इसकी वजह से 30 जोड़ेंगे। अच्छा, बेस वैल्यू कितनी लेंगे, साइक्लिक कीटोन है ना, साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, बेस वैल्यू 215, ठीक है। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन का 30 हमने ले लिया। अब हमने क्या किया, आपके रिंग रेजिड्यू हम देखेंगे। रिंग रेजिड्यू देखो, एक तो ये हो गया और एक आपका ये हो गया, है ना, दो ही रिंग रेजिड्यू है। अब कार्बन देखेंगे कौन से कार्बन पे हैं, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा, ठीक है। तो गामा और उससे ज्यादा वाले कार्बन पे किसी पे भी रिंग रेजिड्यू होता है तो उसका आप जोड़ते हो 18, है ना। तो ये 2 इंटू 18 यानी कि 36 ऐड करेंगे। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। क्योंकि ये बीट अल्फा पे 10 जोड़ते, बीटा पे 12 जोड़ते, लेकिन ये गामा और डेल्टा पे है। अब यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है कि नहीं है वो देखते हैं। तो देखो भाई, जहां मैं अभी गोला कर रहा हूँ वो डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है ना। इस रिंग के जहां पर मैंने अभी 1 लिखा है उस रिंग के रेस्पेक्ट में ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारा करने से आपका आंसर आने वाला है 286। कितना,
286 आपका आंसर आने वाला है। तो इस तरह से ये इसमें सही आंसर था, ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना। हमेशा ध्यान रखना वापस, यदि मैं अब जहां काट रहा हूं उसको रिंग रेजिड्यू मत मान लेना, क्योंकि ये उस उधर कार्बन पे है। रिंग रेजिड्यू या एल्काइल ग्रुप आपको देखना है तो आप अल्फा पे देखो, बीटा पे देखो, गामा पे देखो, डेल्टा पे देखो, या उससे ज्यादा वाले कार्बन पे देखो। उधर नहीं देखना है, किधर, आपके जो इधर है ना, यानी कि कीटोनिक ग्रुप के दूसरी साइड जिधर डबल बॉन्ड नहीं है, उधर नहीं देखना है आपको कुछ भी, है ना। कई लोग उसको भी रिंग रेजिड्यू मान करके उसको भी जोड़ देते हैं कि सर यहाँ पर भी तो रिंग जुड़ी हुई है, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो फाइनली ये टॉपिक तो हम कर चुके हैं, सॉल्वेंट का इफेक्ट, है ना, ये सॉल्वेंट का इफेक्ट हम कर चुके हैं। इस तरह से आपका वीडियो है ये पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको लैम्डा मैक्स भी निकालना आ गया होगा, सारा आ गया होगा, और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का काफी अच्छा ट्रीटमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया है। देखते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू वेरी मच।